स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर कैसे इंडियन मुजाहिदीन भारत की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट बना, किस तरह से सिमी, ISI और लश्कर तैयबा की मदद से इंडियन मुजाहिदीन को बनाया गया, भारत के ऊपर, भारत के अंदर बैठे हुए इस आतंकी संगठन ने किस तरह से सबसे बड़े हमले किए और हर उस हमले के बाद में कैसे भारत के अंदर जिहाद का ऐलान किया गया, जंग का ऐलान किया गया, इस तरह के ईमेल्स भेजे जाते थे। हर हमले के बाद जो ईमेल आता था जिसमें अथॉरिटीज़ को, भारत की आर्म फोर्सेस को चैलेंज किया जाता था कि रोक सको तो रोक लो। तो आखिर क्या था ये इंडियन मुजाहिदीन और कैसे इसे ख़त्म किया गया, आज इस वीडियो में आपको पूरा पता चलने वाला है। ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल था 1977, 25 अप्रैल का दिन था जब अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सिमी, इस नाम से आप इसको जानते होंगे। शुरुआत में ये एक स्टूडेंट विंग थी जमात इस्लामी हिंद की, JIH की। मकसद ये था कि इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं उनको प्रमोट किया जाए, यूथ के बीच में, युवा जो वर्ग है उसके बीच में इन लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ, बताई जाएँ। प्रेसिडेंट जो थे सिमी के शुरुआत में वो थे मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी। वेस्टर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे प्रोफेसर हुआ करते थे। तो वही सिमी के यहाँ पे इसके हेड बनते हैं, फाउंडिंग चीफ जो थे, प्रेसिडेंट जो थे वो बनते हैं। मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी की लीडरशिप में सिमी ने अपना बेस बनाना शुरू किया, काम करना शुरू किया। लेकिन अब सिमी के अंदर भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1981 में। हुआ क्या कि इस तरह का एक टर्निंग पॉइंट आया कि PLO के लीडर यासिर अराफात का भारत विजिट होता है और इस विजिट के बाद ही इसी टाइम JIH और सिमी जो थे, ये दोनों, इनके बीच में एक रिफ्ट आ जाता है, विद्रोह हो जाता है दोनों के बीच में और दोनों अलग अलग होने लगते हैं। रेडिकलाइजेशन की जो ज़मीन थी वो यहीं से एक तरह से तैयार होने लगी थी, अगर आप इसको देखें। खैर, अब ये जो दौर चल रहा था 1980s से 1990s का, भारत के अंदर कई जगह देखा गया कम्युनल वायलेंस जो था वो बढ़ रहा था, लगातार तेज़ी पकड़ रहा था और इसी वजह से कई जगह राइट्स भी हो रहे थे, कई जगह प्रोटेस्ट होते थे, उसके बाद दंगे भी भड़कते थे। 1984 में ऐसा ही एक दंगा हुआ था भिवंडी में, भिवंडी राइट्स के नाम से आप इस चीज़ को जानते होंगे। भिवंडी राइट्स के एक साल के बाद ही 1985 में कई सारे नए नए ग्रुप्स जो थे कम्युनल वायलेंस के साथ ही ये सब उभरने लगे थे, बनने लगे थे। ऐसा ही एक ग्रुप बनता है तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन, TIM। ये जो ग्रुप था, इसको 1985 में मुंबई के मोमिनपुरा जो इलाका है, मोमिनपुरा स्लम, तो वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसको बनाया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स के जो नाम थे वो थे जसलीस अंसारी, आज़म घौरी और अब्दुल करीम टुंडा। अब ये जो अब्दुल करीम टुंडा है, इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये अंत तक चलेगा। इसी के अरेस्ट के बाद में इनफैक्ट इंडियन मुजाहिदीन जो है वो ख़त्म हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं। तीनों ही जो ये लोग थे, ये शुरुआत में सेल्फ डिफेंस के नाम पर, सेल्फ डिफेंस सीखने के एक तरह से उसके नाम पर आर्म्स ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने इस ग्रुप को, TIM जो था, उसको वॉयलेंट उसकी एक्टिविटीज़ कर दी और इनका मेन मकसद हुआ करता था, छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट ये करते थे अलग अलग जगह पे। 1988 तक, 85 में बनने के बाद ये 3 साल तक अलग अलग जगह छोटे बॉम्ब ब्लास्ट करते रहे और इनका एक मकसद होता था कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर टारगेट करना, उनको अपना निशाना बनाना। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहीं से आप देखिए कि ये जो TIM था, यहीं से भारत के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड टेरर है उसकी एक सीड जो थी, जो उसकी रूट्स थी, वो डाल दी गई थी। यहीं से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो देश में ऑर्गेनाइज्ड टेरर की शुरुआत जो थी वो हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद आता है वो दिन 6 दिसंबर 1992 का, 1992 6 दिसंबर का वो दिन जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ और इसके साथ ही देश में, पूरे देश के अंदर कम्युनल राइट्स जो थे, दंगे जो थे, वो भड़क उठे थे। यहाँ से ये देखा गया कि सिमी जो था, जो अब तक इस्लामिक टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था और वो इस पे काम करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर वॉयलेंट अपनी एक्टिविटी उसने कर दी थी। सिमी ने यहाँ से पूरी तरह से रेडिकल होना शुरू कर दिया और अब खिलाफत की बात भारत के अंदर करने लगा था। यहाँ से 1990s में लश्कर तैयबा ने, पाकिस्तान ने, ISI ने सिमी के ऊपर नज़र डाली और यही वो समय था जब लश्कर तैयबा के साथ में कई और मिलिटेंट ग्रुप के साथ में सिमी ने अपने लिंक बनाने शुरू कर दिया। अपने लिंक्स जो थे, कनेक्शंस जो थे, डीप कनेक्शंस, वो डेवलप करने शुरू कर दिए। कुल मिला के कहा जाए कि उससे मदद लेनी शुरू कर दी भारत के ख़िलाफ़ में। यहाँ पे कई सारे अंडरवर्ल्ड जो गैंगस्टर्स थे, उन लोगों ने भी इसमें जिहाद का ऐलान किया सिमी के साथ में, लश्कर तैयबा के साथ में। आप सभी जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने मार्च 1993 में, जस्ट आफ्टर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, मार्च 1993 में मुंबई में 13 कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब ब्लास्ट कराए
ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही थी। देश को पूरी तरह से इन बॉम्ब ब्लास्ट ने हिला कर रख दिया था। सिमी भी यहाँ से लगातार उग्र हो रहा था, वॉयलेंट होने की चीज़ें लगातार करने लगा था। भारत विरोधी बातें तो करता ही था, लेकिन उसके अलावा अलकायदा का सपोर्ट भी करने लगा था। ओपनली ये स्टेटमेंट आते थे सिमी की तरफ से जहाँ पे उसामा बिन लादेन की तारीफ़ की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो TIM था, जो पहले मोमिनपुरा स्लम में मुंबई के बना था एक टेरर ग्रुप, TIM ने क्या किया कि लश्कर तैयबा की ही मदद से, क्योंकि देखिए जब भी भारत में इस तरह के कम्युनल वायलेंस होते हैं, राइट्स होते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा उनका फ़ायदा उठाता है, और यही किया ISI ने, यही किया लश्कर तैयबा ने। TIM की मदद की और 6 दिसंबर 1993 यानी कि एग्जैक्ट 1 साल बाद बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के मुंबई के अंदर और हैदराबाद के अंदर ब्लास्ट कराए जाते हैं। ये सारे ब्लास्ट TIM ने किए थे। खैर इसके बाद जब ये ब्लास्ट हुए तो यहाँ पे हमारी जो एजेंसीज थी, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, अरेस्ट किए। जनवरी 1994 में एक और इनका जो प्लान था, एक बहुत बड़ा प्लान का रिपब्लिक डे, यानी कि आप देखिए कि 1 महीने के बाद ही जनवरी 1994 रिपब्लिक डे के अंदर ब्लास्ट करने का एक प्लान जो TIM ने बनाया हुआ था। यहाँ पे वो प्लान जो था वो एंड मौके पर फेल होता है, क्योंकि एक सस्पेक्ट जो था उसको पकड़ा गया, वो TIM का ही मेंबर था, इस पूरे प्लान के अंदर इन्वॉल्व था। और उसके साथ ही यहाँ पे जो बाकी और लोग थे वो भी भारत से भाग गए। एक को पकड़ा जाता है, एक जो था वो सऊदी भाग गया, एक पाकिस्तान भाग गया, और एक और था जो बांग्लादेश में जाके सेटल हो जाता है। वहाँ से उसने ऑपरेट करना शुरू किया लश्कर तैयबा की मदद से, और इसके साथ ही वहाँ से उसने दस्ता मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक पैन इंडियन नेटवर्क जो था उसको बनाने की शुरुआत कर दी। तो ये सब लगातार TIM जो था उसके मेंबर्स जो थे वो भारत से भाग गए थे, लेकिन अभी भी भारत विरोधी गतिविधियाँ इनकी चालू थी, लगातार चल रही थी। ये सब चीज़ें चलती हैं। 1996 से 98 ये जो 2 साल थे, यहाँ से इस बांग्लादेश में ये जो शख्स भागा था TIM का, इसने यहाँ से ऑपरेट करते हुए दिल्ली में, रोहतक में, जलंधर, हैदराबाद और मुंबई के अंदर ब्लास्ट कराए, हमले कराए। ये सारी चीज़ें यहाँ से लोग कर रहे थे। ये हमले जो थे दरअसल जो यहाँ पे सिमी के काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे, TIM के जो यहाँ पे लोग छूट गए थे, उनसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट लिया जाता था, और जो हमले करने के लिए आते थे वो मेनली लश्कर तैयबा के ऐसे पाकिस्तानी लोग होते थे, पाकिस्तान के आतंकवादी होते थे, या फिर बांग्लादेश के काफ़ी सारे ऐसे जिहादी थे जिनको ब्रेन वॉश किया गया था, उनसे हमले कराए जाते थे। इंडियन जो इनके रिक्रूट्स थे उनको अब तक सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ किया जाता था, खासकर उसमें सिमी के लोग होते थे, TIM के लोग होते थे। ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो जिहाद है भारत के अंदर, इसको इस तरह से बढ़ावा मिल रहा था कि अब ये आग तिहाड़ जेल के अंदर भी पहुँच चुकी थी। साल 1994 आप सभी जानते हैं, उमर सईद शेख को, एक बहुत बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। वेस्टर्न टूरिस्ट की उसने किडनैपिंग की थी, मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए आया था। HUM का बहुत बड़ा आतंकवादी था, हरकत उल मुजाहिदीन का। तो ये तिहाड़ जेल में बंद था। यहाँ पे तिहाड़ जेल के अंदर 1994 में उसने क्या किया कि 2 गैंगस्टर्स थे वहाँ पे, आफ्ताब अंसारी और आसिफ रज़ा खान, उन दोनों को जिहाद के लिए ब्रेन वॉश करना शुरू किया। दोनों जिहाद के लिए ब्रेन वॉश तो होते ही हैं, साथ ही साथ जैसे ही जेल से बाहर निकले, रिलीज़ होने के बाद सीधा सिमी से अपना लिंकअप बनाते हैं, और उसके बाद में अंसारी जो था ये पाकिस्तान चला जाता है। अंसारी पाकिस्तान जाता है और फाइनली 2000 तक आते आते, साल 2000 आते आते अंसारी, आसिफ रज़ा खान और उसका एक और भाई आमिर रज़ा खान, ये तीनों के तीनों सिमी के साथ में अपने लिंकअप जो इनके मजबूत अब तक हो चुके थे उसके साथ बहुत बड़े उसके फिगर बन जाते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने लगते हैं भारत के अंदर कई और यूथ का, कई ऐसे मुस्लिम यूथ का रिक्रूटमेंट इन लोगों ने किया जिनको इन्होंने ब्रेन वॉश किया, और ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे पूरी तरह से अपना एक नेटवर्क जो था उसको फैलाने लगे थे। ये जो आमिर रज़ा खान है, इसका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पे ये जो शख्स है ये एक फाउंडिंग मेंबर बना आगे जाके इंडियन मुजाहिदीन का, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। खैर अब ये वो समय आ चुका था जब अगले ही साल 2001 आता है और US के अंदर होता है अलकायदा के द्वारा 9/11 का हमला। ये वो हमला था जिसमें उसामा बिन लादेन का नाम पूरे दुनिया भर में छाया, सामने आया, और उसके बाद में सिमी जो था, जो पहले ही उसामा बिन लादेन की तारीफ़ें करता था, वहाँ पे उसके स्टेटमेंट इस तरह के आते थे। यहाँ पे 2001 में सिमी को ऑफिशियली बैन कर दिया जाता है, क्योंकि इस हमले के बाद उसामा बिन लादेन सबसे बड़ा आतंकवादी बन चुका था पूरी दुनिया का, और उसका सपोर्ट एक तरह से उसके फेवर में स्टेटमेंट आ रहे थे सिमी के। जैसे ही बैन किया गया है 2001 में, इसके बाद जो सिमी के सारे मेन फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे या जो कमांडर्स थे कहें, ये सभी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन ये अंडरग्राउंड हुए थे पर एक नई शक्ल में सामने आने वाले थे, और वो नई शक्ल होने वाली थी इंडियन मुजाहिदीन। खैर यहाँ से जब ये सब अंडरग्राउंड हुए तो इसके बाद कर्नाटका के भटकल में इंडियन मुजाहिदीन को एक तरह से उसका फॉर्मेशन करना शुरू किया जाता है।
सबसे पहले नाम उसका रखा गया, इस तरह की रिपोर्ट सामने जो आती है उसमें बताया जाता है उसाबा उसका नाम था, उसको बुलाया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता था। मेंबर्स जो थे सारे के सारे इंडियन मुजाहिदीन के शुरुआती मेंबर्स कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से आते थे। मकसद इनका था इंडियन मुजाहिदीन बनाने का कि जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, जो इंडियन स्टेट है, जो भारत है, उसके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जाएगा, अटैक्स किए जाएंगे। दिसंबर 2001 आते आते इसी साल में आसिफ खान जो था, आसिफ रज़ा खान, जो कि उमर सईद शेख ने तिहाड़ जेल में जिसको ब्रेन वॉश किया था, आसिफ रज़ा खान को मार गिराया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन उसका जो भाई था आमिर रज़ा खान, उसने यहाँ से आसिफ के नाम पर ही आसिफ रज़ा कमांडो फोर्स ARCF बनाई। इस ARCF के द्वारा अगले ही साल यानी कि 2002 जनवरी के महीने में, एक महीने के बाद ही सबसे पहला अटैक किया गया कोलकाता अमेरिकन सेंटर के ऊपर। ये अटैक किया जाता है, यहाँ से जो ARCF थी, ये जो नई बनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका नाम सामने आया। साथ ही साथ नाम सामने आया आमिर रज़ा खान इसका फाउंडर है, इसका हेड है। इसी आमिर रज़ा खान ने इसके बाद रियाज भटकल और इकबाल भटकल के साथ में मुलाकात की। ये दोनों ही जो थे इस तरह के यूथ थे जो कि ब्रेन वॉश हो चुके थे, पूरी तरह से जिहाद का ऐलान कर चुके थे भारत के खिलाफ और इस तरह के संगठनों के साथ जुड़ना चाहते थे। इनसे मुलाकात की जाती है, इन सभी को सपोर्ट मिल रहा था पूरी तरह से। IM का, इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडेशन है, आप यहाँ से ये समझिएगा, ये तीनों ने मिलकर ही इंडियन मुजाहिदीन को बनाया, शुरुआत उसकी की थी। इन सभी को सपोर्ट मिल रहा था हुजी का, हुजी बी यानी कि हरकतुल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश, हुजी बी का यहाँ पे इनको सपोर्ट मिला। लश्कर तैयबा की तरफ से फंडिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट, साथ ही साथ में जो फंडिंग है, वेपन्स है, वो सब चीज़ें दी गई। यहाँ पे 2004 में इसके बाद में रियाज भटकल के बारे में आप अगर समझिए तो मुंबई का एक सिविल इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा इंसान था, ठीक है, एक पढ़ा लिखा आदमी जो कि टेररिस्ट बन गया। तो यहाँ पे एक मुंबई का सिविल इंजीनियर था, इसने सिमी के थ्रू पूरी तरह से पहले ही रेडिकलाइज क्योंकि हो चुका था, तो इसने यहाँ पे भटकल के अंदर कर्नाटका में जॉली बीच पर एक तरह से दावत बुलाई, आप कहेंगे कि लोगों को मिलने के लिए बुलाया। इस रिट्रीट के अंदर जब लोग आए यहाँ पे, तो कई सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम आगे जाके इसके IM के, इंडियन मुजाहिदीन के जो सबसे बड़े आतंकवादी बने उनमें शुमार हुआ। पहला था इकबाल भटकल, दूसरा अब्दुल सुभान कुरैशी, तीसरा सादिक शेख, आतिफ अमीन और यासीन भटकल, जो कि रियाज भटकल का और इकबाल भटकल का कज़न था, भाई था उनका। तो ये तीनों के, ये सारे के सारे यहाँ पे मिलते हैं। और इसके बाद में यही वो मीटिंग थी जहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन का एक फॉर्मेशन जो था, वो यहाँ पे कोर फॉर्मेशन वो बनाया गया। मीटिंग के अंदर बातें की गई कि कैसे बॉम्ब कंपोनेंट्स जो हैं उनको सोर्स किया जाएगा, लाया जाएगा, उसका प्लान किया गया। अटैक्स जो हैं वो भारत के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रियाज भटकल था, उसके बारे में आपको ये भी बता दें कि स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है उसको। ये जो जाकिर नायक था, उसकी स्पीचेस सुनता था, उसकी स्पीचेस से इंस्पायर होता था। तो ये सारी चीज़ें थी लगातार, और IM जो है अब वो पूरी तरह से भारत के अंदर बन चुका था। इंडियन मुजाहिदीन के बनने के बाद सबसे पहला जो नोन अटैक सामने आता है वो था 23 फरवरी 2005 को वाराणसी के दशमेध घाट पर। यहाँ पे 2 बॉम्ब लगाए गए थे, एक उसमें से ब्लास्ट हुआ। ये जो अटैक था, यहाँ पे आतिफ अमीन नाम का जो शख्स, जो कि सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं उसके अंदर भी शुमार था। जो मीटिंग हुई थी भटकल में जॉली बीच के ऊपर, वहाँ पे भी उसको बुलाया गया था। तो आतिफ अमीन जो था वो इस पूरे ब्लास्ट के अंदर इन्वॉल्व था, सबसे पहले ब्लास्ट में IM के। इसको बाद में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ है, वहाँ पे मार भी गिराया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ से ये जो अटैक थे 2005 से ही इंडियन मुजाहिदीन के, वो शुरू हो चुके थे, उनकी शुरुआत हो चुकी थी। इसी साल में जौनपुर में ब्लास्ट किया जाता है, 13 लोग वहाँ पे मारे जाते हैं, 50 लोग घायल हुए। अक्टूबर 2005 में ही दिवाली ब्लास्ट के नाम से आप इसको आप अगर सर्च करें आपको मिलेगा, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था, 62 लोगों की यहाँ पे जान गई, इसके साथ ही 200 लोग यहाँ पे घायल हुए थे। दिसंबर 2005 में आप देखिए, अक्टूबर फिर दिसंबर, और इसके पहले मतलब हर 2 महीने, हर 1 महीने के अंदर ब्लास्ट हो रहा था भारत के अंदर उस समय पर। दिसंबर 2005 में लश्कर तैयबा के द्वारा इंडियन मुजाहिदीन की मदद से IISc बैंगलोर में फ़िदाइन अटैक किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, और चौंकाने वाली बात ये थी कि ये इंडियन मुजाहिदीन कोई नॉर्मल बॉम्ब कहीं पे प्लान करके नहीं जाता था। ये किस तरह से बॉम्ब प्लान करते थे, कभी वो बॉम्ब टिफ़िन बॉक्स के अंदर होता था, कभी कुकर के अंदर होता था, कभी मिल्क की जो कैन होती हैं उनके अंदर बॉम्ब रख दिया जाता था। तो उसको पहचानना एजेंसीज़ के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इस तरह से ये ऐसे एरियाज़ को टारगेट करते थे जहाँ पे ये चीज़ें अगर कहीं पे रखी हैं तो किसी की नज़र भी पड़े तो किसी को शक ना हो। तो ये सारे टिफ़िन बॉम्ब, कुकर बॉम्ब, मिल्क कैन बॉम्ब, ये सब इंडियन मुजाहिदीन ने इसको ईजाद किया और यहीं पे ये भारत के अंदर इससे अटैक किए गए थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी।
अटैक्स लगातार भारत के अंदर हो रहे थे। अगला साल आता है 2006, फरवरी में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट किया गया। मार्च 2006 के अंदर अगले ही महीने आप देखिए वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर जो है वहाँ पे ब्लास्ट किया गया, 28 लोग वहाँ पे भी मारे गए थे, ये सारी रिपोर्ट सामने आती हैं। मई 2007 में अगले साल गोरखपुर में ब्लास्ट किया गया, 6 लोगों की वहाँ जान गई। लेकिन इसके बाद इंडियन मुजाहिदीन ने किया अपना सबसे बड़ा अटैक भारत के ऊपर 11 जुलाई 2006। ये वो दिन था जब सबसे बड़ा अटैक किया गया मुंबई में लोकल ट्रेन्स के ऊपर, एक सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट, करीबन 7 बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, 209 लोगों की जान गई, 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये एक ऐसा अटैक था जिसमें शुरुआत में भारत की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ को भी लगा कि ये लश्कर तैयबा का काम है या बाकी सिमी का काम है, सिमी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उनका इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन जो मेन फ्रंट पर जो लोग थे वो सारे इंडियन मुजाहिदीन के थे। लेकिन ये सब जो ब्लास्ट हुए इसके बाद भी एक चौंकाने वाली बात सामने ये आई, और पहली बार इस तरह की चीज़ें सिक्योरिटी फोर्सेस के गवर्नमेंट के सामने भी आई भारत के अंदर, कि ये आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन छुप नहीं रहा था। इसने सामने आके ईमेल्स भेजना शुरू किया। यहीं से अब इंडियन मुजाहिदीन का ईमेल का दौर शुरू हुआ। सबसे पहली दफ़ा ईमेल जो आया था वो आया था 23 नवंबर 2007 को। एक अटैक किया गया था उत्तर प्रदेश के 3 सिटीज़ में, अलग अलग जगह, लखनऊ, वाराणसी और फैज़ाबाद में। यहाँ पे कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर ये बॉम्ब ब्लास्ट जो थे वो किए जाते हैं। और इसके बाद ही इंडियन मुजाहिदीन ने अपना पहला जो पब्लिक अनाउंसमेंट था वो किया ईमेल के ज़रिए। आप देखिए कि बॉम्ब ब्लास्ट जो थे वो 1 बजे हुए हैं दोपहर में, उसके 5 मिनट पहले ही टीवी चैनल्स के पास एक ईमेल भेज दिया गया था जिसमें सिग्नेचर जो एक मेन नाम था उस पर लिखा हुआ था इंडियन मुजाहिदीन बड़े बड़े अक्षरों में। साथ ही साथ जो कंटेंट था मेल के अंदर उसमें क्लेम किया गया कि मुसलमानों के साथ इनजस्टिस हो रहा है भारत के अंदर, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का ये बदला है, और साथ ही साथ गुजरात राइट्स का भी रिवेंज है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे की गई। जस्टिफाई किया गया इस चीज़ को कि लॉयर्स को हमने टारगेट किया है क्योंकि ये सब गलत काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। इसके बाद एक और ईमेल जो आया उसमें आईएम ने, इंडियन मुजाहिदीन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जो पहले उसने अटैक किए थे भारत के अंदर, कई बड़े अटैक, जिसमें 2005 में दिल्ली के अंदर दिवाली ब्लास्ट जो हुए उसका उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जो थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और फिर 2007 में वाराणसी हैदराबाद में जो ब्लास्ट किए गए उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ली गई थी इसी अगले ईमेल के अंदर। इन्वेस्टिगेटर्स इस समय जो भारत की एजेंसीज थी वो लगातार, ये वो समय था जब लिंकअप देख रहे थे मुंबई के ब्लास्ट का पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पे जाके उनको भी पता चला कि ये इन मुजाहिदीन का काम है, और फाइनली उसके बाद ही इसको क्रैकडाउन करना भी शुरू किया गया था। 2008 का जो साल आया, अगला साल, ये इस तरह का साल था जब इंडियन मुजाहिदीन ने कई सारे और हमले किए, और हर बार अब एक ईमेल आता था। 13 मई को जयपुर में ब्लास्ट हुए, 80 लोग यहाँ पे मारे गए, 200 लोग घायल हुए। मार्केट्स को यहाँ पे टारगेट किया गया था जिससे कि इकोनॉमी के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक डैमेज आए, उसके ऊपर डैमेज हो, आघात हो। यहाँ पे एक ईमेल जो भेजा गया इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा, उसमें लिखा गया था डिक्लेरेशन ऑफ ओपन वॉर अगेंस्ट इंडिया। इस नाम से ईमेल आया। यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें बातें की गई थी। ये ईमेल जो था वो गुरु अल हिंदी के नाम से आया था। यहाँ पे एक पहली बार ये देखा गया कि एक साइकिल को पूरी तरह से रैप किया गया था उसको एक्सप्लोसिव से, बॉम्ब से, और उसका एक वीडियो जो था, वीडियो फुटेज, वो भी यहाँ पे इस ईमेल के अंदर अटैच किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से भेजते थे कि जिससे कि इन मुजाहिदीन को एक पब्लिसिटी मिले, लोगों के बीच में, उनके लोगों में डर उसका फैले, और इस तरह से इनका एक पीआर जो है वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से होता रहे। तो ईमेल भी इस तरह के भेजते थे, उसमें वीडियो फुटेजेस भेजने लगे। 25 जुलाई 2008 को बेंगलोर में सीरियल ब्लास्ट हुए, 26 जुलाई को अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए, और इस तरह का सबसे बड़ा ब्लास्ट था ये अहमदाबाद वाला, जहाँ पे सबसे बड़ा अटैक एक तरह से इंडियन मुजाहिदीन का, जहाँ पे 21 बॉम्ब 23 जगह पर प्लांट किए गए थे, 50 लोगों की इसमें जान गई थी। इस तरह के हमले लगातार इंडियन मुजाहिदीन कर रहा था। ईमेल जो था वो ब्लास्ट हुआ उससे सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ पे आप भेजा गया। हर बार ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी ये था ईमेल का कि जब भी ब्लास्ट होगा उसके 5 मिनट पहले, 10 मिनट के अंतराल पे जो ईमेल हैं वो न्यूज़ चैनल्स को भेज दिए जाएंगे या फिर पुलिस को भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो ईमेल आया, इस बार उसमें एक लोगो भी था। लोगो की जो लोगो था उस पर लिखा गया था द राइज ऑफ जिहाद, रिवेंज ऑफ गुजरात। यहाँ पे आरएसएस है और वीएचपी है, उनको ब्लेम किया गया था बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की। यहाँ पे ये बात की गई थी। 28 और 19 जुलाई को सूरत में जो बॉम्ब थे वो प्लांट किए गए थे इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा, तो इनको यहाँ पे फेल कर दिया था इनके इस अटैम्प्ट को, इस ब्लास्ट के। यहाँ पे वो बॉम्ब जो थे उनको पकड़े जाते हैं, तकरीबन बताया जाता है 20 से ज़्यादा जगह पर जो बॉम्ब थे वो मिले। ईमेल जो था इस बार जो भेजा गया था, यहाँ पे 2 अलग अलग सिग्नेचर्स थे, 2 अलग अलग नाम थे, गुरु अल हिंदी और पहली बार लिखा गया था अल अरबी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। टाइमिंग जो थी ये जो ईमेल की वो थी कि 23 जुलाई को इसको साइन किया गया है और 26 जुलाई को ये भेज दिया गया था। कुरान के कई सारे कोट्स लिखे गए थे उसमें, उसामा बिन लादेन की बातें कही गई थी। लेकिन यही वो समय जब एजेंसीज़ भी अब
पूरी तरह से इसके क्रैकडाउन के ऊपर आ चुकी थी, एक्टिव हो चुकी थी और इंडियन मुजाहिदीन के यहीं से अब जो उल्टी गिनती एक तरह से वो शुरू हो गई। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कैसे क्रैकडाउन किया गया, खात्मा किया गया इंडियन मुजाहिदीन का। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, जो भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं एआई के साथ, तो स्टडी IQ का आपके लिए जेन एआई कोर्स जो है वो अब लॉन्च हो चुका है। बैचेस जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे आपको एआई की कई सारी ट्रिक्स, टूल्स सब कुछ सीखने को मिलता है। फ्री जो टूल्स हैं वो भी उनके बारे में आपको बताया जाता है। 40 आवर्स से ज़्यादा की लाइव क्लासेज हैं आपके लिए यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं यहाँ पे, आप अपने ऑटोमेशन सीख सकते हैं, एआई की जो प्रोफाइल बिल्डिंग है, कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ये सब सीख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको आपके करियर की एक बड़ी ग्रोथ यहाँ पे मिलती है। स्टूडेंट्स के लिए भी है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा एआई का, तो यहाँ पे उनके लिए भी एक कोर्स है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए। स्क्रीन पर भी आपको जो फोटो दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं। VJ लाइव कोड लगाइए, इस प्राइस पे भी बहुत बड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो इंडियन मुजाहिदीन का खात्मा जो है वो शुरू हुआ 13 सितंबर 2008 को, क्योंकि इस दिन इन्होंने किया था, इंडियन मुजाहिदीन ने दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट। कनॉट प्लेस को निशाना बनाया गया, ग्रेटर कैलाश जीके को निशाना बनाया गया। 5 जगह पे अलग अलग जगह ब्लास्ट किए गए, 30 लोगों की इसमें जान गई थी। यहाँ पे जितने लोग इंडियन मुजाहिदीन के शामिल थे, इन सभी को अब ट्रैक किया गया। हमारी एजेंसीज़ ने बहुत शानदार यहाँ काम करके दिखाया। जो ईमेल था, इस बार ये देखा गया कि ईमेल में डिले था। ब्लास्ट जो है वो हुआ 6:10 पर, लेकिन ईमेल पहुंचा जो एजेंसीज़ के पास में, न्यूज़ चैनल्स के पास में 6:26, यानी 16 मिनट का जो गैप था, पहली बार डिले देखा गया। तो यानी सामने ये था कि अब इंडियन मुजाहिदीन के अंदर भी जो चीज़ें उस तरह सिस्टमेटिकली चल नहीं रही हैं। मुंबई के कामत, एक तरह से जो कामरान पावर लिमिटेड है, पावर प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम के एक वाईफाई को हैक करके ये पूरी ईमेल जो थी वो भेजी गई थी। तो यहाँ से इसको भी ट्रैक किया गया। एक बहुत ही कॉन्क्रीट टेक्निकल एविडेंस था, यहाँ से ट्रैक किया जा सकता था कि कोई जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने भेजा है ईमेल, तो वहाँ तक उन तक पहुँचा जा सकता था। तो पहली बार ये भी चीज़ हुई, ये सफलता हमें हाथ लगी। इसके बाद 19 सितंबर 2008 आता है और फाइनली किया जाता है बाटला हाउस एनकाउंटर। देखिए इंडियन मुजाहिदीन पहली बार एक्सपोज हुआ किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट के बाद में, कि एक हफ्ते बाद ही स्पेशल सेल ने यहाँ पे दिल्ली के अंदर जामिया नगर में रेड की। जामिया में रेड की जाती है और उसके बाद एनकाउंटर किया जाता है, और उस एनकाउंटर में आतिफ अमीन जो इनका चीफ बॉम्बर था उसको, और सज्जाद जो मोहम्मद सज्जाद, छोटा साजिद जिसको कहते थे, इन दोनों को मार गिराया जाता है। यहाँ पे हमारे एक इंस्पेक्टर बहुत ही वीर मोहन चंद शर्मा जी, उनकी भी वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे ये जो एक एनकाउंटर हुआ, बाटला हाउस एनकाउंटर, इसने इंडियन मुजाहिदीन को बहुत बड़ा झटका दिया। इसमें जो शामिल और लोग थे, शहजाद अहमद, आरिस खान, ये सभी भाग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद भागे तो बाद में फिर इनको अरेस्ट भी किया गया। इंडियन मुजाहिदीन की एक तरह से रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, सारे उसके लोग अरेस्ट हो चुके थे। इनफैक्ट आप ये देखिए कि ये जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, रियाज़ भटकल और इकबाल भटकल, जिन्होंने आमिर रज़ा खान के साथ में फॉर्म किया था, फाउंडेशन रखी थी, नींव रखी थी भटकल में इंडियन मुजाहिदीन की। रियाज़ और इकबाल भटकल दोनों ही पाकिस्तान भाग जाते हैं यहाँ से। सारे अपने जितने लोग उन्होंने यहाँ बनाए थे उनको अकेला छोड़कर यहाँ से पाकिस्तान भागते हैं। इस अटैक के बाद दिल्ली में जो सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके बाद 130 आतंकवादियों को इनको अरेस्ट किया गया इंडियन मुजाहिदीन के, दिल्ली और मुंबई से खासकर, बाकी और भी जगह, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह से इनको अरेस्ट किया गया। इसमें जो सबसे बड़े नाम थे वो थे मुफ्ती अबू बशीर, जो इनका इंडियन मुजाहिदीन का पूरा सिम कार्ड का मैनेजमेंट करता था। जितने सिम कार्ड ये लोग लेते थे, कॉल्स करते थे, बाकी चीज़ें ऑपरेट करते थे, उसको अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ में मंसूर पीर बॉय जिसको, जो इंडियन मुजाहिदीन का मीडिया ग्रुप का हेड था, यानी जितने भी ईमेल वगैरह थे उनकी देखरेख करता था, देखता था, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हेड करता था, उसको भी अरेस्ट किया गया। और साथ ही साथ सादिक शेख, एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकवादी। तो ये सारे यहाँ पे अरेस्ट होते हैं। इंडियन मुजाहिदीन इसके बाद यहाँ से डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। उसके जो सारे टॉप कमांडर्स थे, लीडर्स थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। 2 साल बीत गए। 2 साल तक कोई भी बड़ा अटैक जो था वो नहीं हुआ, अटैक रुक गए। जब ये सब अरेस्ट हुए और 2 साल निकले, तो यहाँ से पाकिस्तान भागने के बाद रियाज़ भटकल ने अपने कज़न को, जो उसका कज़न भाई था, जो वहाँ पे जॉली बीच पर भी मौजूद था जब पहली बार मीटिंग हुई इंडियन मुजाहिदीन की, यानी कि यासीन भटकल, अपने उस कज़न भाई को, यासीन भटकल को, इंडियन मुजाहिदीन का चीफ बनाया, उसका चार्ज दिया भारत में। और अब यासीन भटकल ने यहाँ से 2010 के बाद शुरुआत की अपना पूरा इंडियन मुजाहिदीन के अंदर एक हुक्म चलाने की, इसकी चीज़ें जो थी उसको ऑपरेट करने की। यासीन ने दरभंगा मॉड्यूल बनाया, दिल्ली मॉड्यूल, रांची मॉड्यूल बनाए। ये यहाँ से इस तरह से ऑपरेट करता है। 2010 में उसने जर्मन बेकरी अटैक जो है पुणे का वो किया, 17 लोगों की वहाँ पे जान गई थी।
19 सितंबर 2010 में ही उसने दिल्ली में जामिया मस्जिद की जो शूटिंग थी वो भी ऑर्गेनाइज़ की थी। तो ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ पे भी उसने एक अटैक किया था। और इसके बाद इसी साल 7 दिसंबर 2010 को वाराणसी में शीतला घाट पर ब्लास्ट किया जाता है। 2 लोगों की जान गई थी और दुख की बात यह है कि उन 2 लोगों के में एक बहुत ही छोटी बच्ची वो भी मौजूद थी, उसकी भी जान यहाँ पे गई थी इस ब्लास्ट में। एग्जैक्टली इस ब्लास्ट के 31 मिनट के बाद, यानी अब इस बार और ज़्यादा डिले देखा गया उस ईमेल में, जो ईमेल आया था। यहाँ पे एक ईमेल भेजी गई मीडिया को, मीडिया ने वो ईमेल सामने दिखाई चलाई। ये जो ईमेल थी, इसकी आईडी जो थी वो थी दरअसल नवी मुंबई में एक वाईफाई को हैक किया गया था। डीजे तलरेजा के नाम से वो वाईफाई था, वहाँ पे उसको ट्रैक किया, जो हैक किया गया, और वहाँ से फिर एजेंसीज़ भी वहाँ तक पहुँची। यहाँ पे भी आईएम को पूरी तरह से एक्सपोज किया गया और कई सारे उसके लोग जो थे वो पकड़े गए। 2011 में इसके बाद इन्होंने अगले साल किया दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट। और ये वो ब्लास्ट था जब फाइनली ये सामने आया कि अब इंडियन मुजाहिदीन उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, उसके कई सारे जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं, वो खुद में ही वीक हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में एक ब्लास्ट हुआ। जो ईमेल आया था वो kill.india@yahoo.com के नाम से आया था, दिल्ली पुलिस को भेजा गया इस बार। और उसमें तो इन्होंने चैलेंज किया था। किस तरह से चैलेंज किया था आप ये देखिए उस ईमेल के अंदर कि वी इंडियन मुजाहिदीन क्लेम द टेरर अटैक, नेक्स्ट ब्लास्ट विल बी सो क्रूल दैट यू वॉन्ट फॉरगेट फॉर डेकेड्स, इफ़ यू वॉन्ट टू नो नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट अटैक इट्स 18513412141 टिल यू डिकोड नेक्स्ट ब्लास्ट डन। मतलब एक इस तरह का एक फिगर भेजा कंफ्यूज करने के लिए अथॉरिटीज़ को, एजेंसीज़ को, फोर्सेस को, कि जिससे वो उसमें लगे रहें और ये अपना अगला ब्लास्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन यहाँ से अब इंडियन मुजाहिदीन का अंत भी शुरू हो चुका था, क्योंकि सारे उसके लोग अरेस्ट हो चुके थे। ईमेल्स में यहाँ पे ये देखा गया कि अब ईमेल्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी। इंडियन मुजाहिदीन को मुजाहिदीन लिख दिया जाता था। जो इंग्लिश का पहले यूज़ किया जाता था वो पूरे हिंदी में आते थे, इंग्लिश में लिखे जाते थे ईमेल्स। जो पहले बड़े बड़े मैसेजेस लिखे जाते थे अब उनको शॉर्टकट कुछ चीज़ों में बता दिया जाता था। उतनी ही ज़्यादा जो PDF पहले अटैच करके भेजते थे, फ़ोटो अटैच, वीडियो अटैच करते थे, अब वो सब नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि जो इनका मेन एक शख्स था, जो मीडिया हेड था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था 2008 में। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ से इंडियन मुजाहिदीन खुद में ही वीक होता गया। ये चीज़ें चलती हैं और फाइनली जो अंत हुआ इंडियन मुजाहिदीन का वो हुआ 2013 में हैदराबाद के दिलखुश नगर ब्लास्ट के बाद। वहाँ पे ट्विन साइकिल ब्लास्ट किया गया था, 17 लोगों की जान गई थी, 100 लोग घायल हुए थे। लेकिन इसके बाद ही एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया IB के द्वारा, NIA के द्वारा, पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन। किस तरह से वो किया गया उसके लिए डिटेल एपिसोड आपको बताया गया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। आपने उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। तो ये जो एपिसोड उसमें आपको डिटेल में उस ऑपरेशन के बारे में बताया गया। और क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो ऑपरेशन, क्योंकि यही वो ऑपरेशन था जब नेपाल से 2013 में फाइनली अरेस्ट किया गया यासीन भटकल को, जो चीफ था इंडियन मुजाहिदीन का। यासीन भटकल और उसके साथ में असदुल्ला अख्तर, जिसको हड्डी भी कहते थे। तो ये इसलिए बहुत बड़ा एक बॉम्बर, एक सुसाइड बॉम्बर एक तरह से, और कहा जाए कि अलकायदा के साथ भी इसके लिंक थे। इसको भी यासीन भटकल के साथ अरेस्ट हुआ था। तो ये हमारी एजेंसीज़ के लिए एक बोनस की तरह यहाँ पे गिरफ्तार हुआ। ये सारी चीज़ें हुई। इंटरोगेशन में यहाँ से इन लोगों ने टॉप इंडियन मुजाहिदीन के जो ऑपरेटिव्स थे उनके नाम बताए, उनको भी पकड़ा गया। ये सारी चीज़ें उनको आइडेंटिफाई किया गया। फाइनली इन अरेस्ट के बाद में इंडियन मुजाहिदीन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। और एक बहुत बड़ा अरेस्ट जो था 2013 में ही, वो किया गया अब्दुल करीम टुंडा का। आप सभी अब समझ रहे होंगे, सबसे पहले आपको शुरुआत में इस एपिसोड के ये नाम बताया था, अब्दुल करीम टुंडा, जिसने TIM को फाउंड किया था। तो ये यहाँ पे अरेस्ट होता है। इंडियन मुजाहिदीन का बिगेस्ट ब्लो था ये, पूरी तरह से ये ख़त्म हुआ 2016 दिसंबर में। इंडियन मुजाहिदीन का ये जो चीफ था यासीन भटकल, क्योंकि इसके दोनों भाई तो भाग चुके थे, रियाज और इकबाल, पाकिस्तान। यासीन भटकल को यहाँ पे हैदराबाद ब्लास्ट के लिए डेथ सेंटेंस दी जाती है और इसके साथ ही इंडियन मुजाहिदीन का एंड हो जाता है। तो इंडियन मुजाहिदीन तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन जो इसके 2 भाई यासीन भटकल के, रियाज और इकबाल भटकल, जो पाकिस्तान में थे, इन लोगों ने यहाँ से भी अपने काम जारी रखे। इन्होंने अब अलकायदा के साथ में, तालिबान के साथ में लिंक बनाने की शुरुआत की। इंडिया छोड़ने के बाद में बताया जाता है कि इनके साथ में कोलैबोरेट करने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से हो नहीं पाया, क्योंकि जो टास्क अलकायदा ने इन्हें दिए कि ज्यूज़ को किडनैप करना है, जैसे बर्मा में टेरर नेटवर्क बनाना है, ये सारी चीज़ों में ये फेल रहे। इनसे ये सब चीज़ें हुई नहीं। ISIS के साथ में भी अटेम्प्ट किए 2016 में, इन दोनों ने ही अपने लिंक बनाने का। IM ऑपरेटिव्स जो थे, जो बाकी इंडियन मुजाहिदीन के, उन लोगों ने भी ISIS के साथ में अपने लिंक बनाने की कोशिश की। कई सारे प्रोपेगेंडा वीडियो में देखे। 6 मई 2016 को एक प्रोपेगेंडा वीडियो आया था, उसमें भी रियाज भटकल को देखा गया। ये सब चीज़ें सामने आती, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि कई सारे लोग सीरिया में मारे गए इंडियन मुजाहिदीन के। ये भी रिपोर्ट सामने आती हैं। तो
2018 जनवरी आता है और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा अरेस्ट हुआ, अब्दुल सुभान कुरैशी, जिसको इंडिया का बिन लादेन भी कहा जाता था, इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडिंग मेंबर था। तो ये जो एक बचा था, इसको भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया और गन फाइट में, दिल्ली में एक गन फाइट हुई, वहाँ पे इसको अरेस्ट किया गया था। नेपाल में फेक डॉक्यूमेंट बना के अपनी आईडी से रह रहा था। ये सऊदी भी गया था रियाज भटकल से मिलने, रियाज पाकिस्तान से आया था इससे मिलने के लिए वहाँ पे। तो ये आईएम को एक बार फिर से भारत में रिवाइव करना चाहता था। ये सब चीज़ों के लिए वापस भारत आया, दिल्ली में इसको पकड़ लिया गया। सुभान कुरैशी भी यहाँ पे अरेस्ट हुआ। ये मास्टरमाइंड था दरअसल। इसको बताया जाता है कि यही वो था जिसने शुरुआत की थी ईमेल्स की, कि किस तरह से ईमेल्स भेजना हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक आईटी प्रोफेशनल था। बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड था, इलेक्ट्रॉनिक्स का उसका डिप्लोमा था, बेंगलोर हैदराबाद की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर चुका। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा हेड था इनका, टेक्निकल हेड। तो ये यहाँ पे फाइनली 2018 में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद से इंडियन मुजाहिदीन पूरी तरह ख़त्म हुआ। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब चली, इंडियन मुजाहिदीन का खात्मा हुआ। एनआईए ने बहुत शानदार इसमें काम किया। इंडियन मुजाहिदीन के अगेंस्ट कई सारे मल्टीपल जो केसेस थे वो रजिस्टर किए गए और इनफैक्ट कई अलग अलग समय पर भी इनके जो आतंकवादी हैं इनको सज़ाएँ मिलती हुई आ रही हैं। 2010 में यूएपीए के अंडर इसको बैन कर दिया गया था। 2011 में यूएस ने भी फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन इसको घोषित कर दिया था और पूरी तरह से ये जो मेजर अरेस्ट हुए हैं इंडियन मुजाहिदीन के, उसके बाद ये ख़त्म हुआ। जो लीडर्स हैं इसके, रियाज और इकबाल भटकल जो अब बचे हैं, क्योंकि एक तो गिरफ्तार है यासीन भटकल, बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या आगे होता है, क्या इसमें कभी इनको पकड़ा जाता है या नहीं। ये था आज का पूरा एपिसोड, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का शुरुआत उसकी कैसे हुई, कैसे ख़त्म किया गया, किस तरह से वो ईमेल का, डरावने धमकाने वाले ईमेल का दौर चला, सब कुछ आपको बता दिया है। कमेंट बॉक्स में आपकी कोई राय हो ज़रूर दीजिएगा। आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं, मैटर करते हैं, ज़रूर बताइएगा। जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।